ये सफारत खाने की एम्बुलेंस की गाड़ी थी। गाड़ी भारत के सफारत खाने की तरफ तेज़ी से चल पड़ी। सफारत खाने में भारतीय सफारतकार इनका इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने शेर खान को एक कमरे में पलंग पर डाल दिया। थोड़ी देर के बाद शेर खान को होश आ गया। भारतीय सफारतकार भूषण और सुभाष कुर्सियां खींचकर इसके करीब हो गए। भूषण ने शेर खान से पूछा, कुंदन, तुमने पाकिस्तानी पुलिस को हमारे बारे में और क्या कुछ बताया है? वो अभी तक शेर खान को कुंदन ही समझ रहे थे। शेर खान ने जब देखा कि वो इसे कुंदन ही समझ रहे हैं और अभी तक इन पर यह राज नहीं खुला कि कुंदन असल में मुसलमान है और पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो है, तो इसने इत्मीनान का सांस लिया। भारतीय सफारतकार ने कहा, कुंदन, तुमने भारत माता से गद्दारी की है। तुम्हारी वजह से हमारे 6 आदमी मारे गए हैं। जानते हो तुम्हें इसकी क्या सज़ा मिल सकती है? शेर खान ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं रुपए के लालच में आ गया था। भूषण ने जोर से एक थप्पड़ शेर खान को रसीद किया और गुस्से में बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सफारतकार ने कहा, हमें सच सच बता दो कि तुमने पाकिस्तानी पुलिस को और क्या क्या बताया था? शेर खान ने कहा, मैंने सिर्फ नंदलाल जी के खुफिया ठिकाने का पता पुलिस को बताया था और ये कहा था कि हम लोग पीर जी पर बहुत जल्द दोबारा हमला करने वाले हैं। इसके सिवा मैंने कुछ नहीं बताया। भूषण ने गाली देकर कहा, तुम्हारी इतना बताने से ही हमारे 6 आदमी मार दिए गए हैं। तुम्हें तो 6 मरतबा फांसी दी जानी चाहिए। सुभाष ने भूषण से कहा, इसे यही ख़त्म करके जला डालो। भारतीय सफारतकार कहने लगा, नहीं, हम इसकी लाश को सफारत खाने के अहाते में नहीं जला सकते। इसकी लाश को हम कोहे मरी के पहाड़ियों में फेंक आएंगे, जहाँ दरिंदे इसकी हड्डियों तक चबा जाएंगे। सुभाष ने भूषण से पूछा, इस कुंदन को तुम कहाँ से पकड़ कर साथ ले आए थे? हमारे किसी आदमी ने आज तक गद्दारी नहीं की, ये कैसे तुम्हारे साथ आ गया? भूषण ने कहा, यह हमारी अमृतसर वाली गोबिंदी की सिफारिश थी। कहने लगी, पुराना भारतीय जासूस है और पाकिस्तान में एक मुसलमान का रूप धार कर कुछ साल गुजार चुका है। हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत थी, इसलिए इसे साथ ले आए। हमें क्या खबर थी कि ये हरामी हमें मरवा देगा? सुभाष ने गोबिंदी का नाम सुना तो बोला, गोबिंदी से कुंदन कहाँ मिला था? भूषण ने जवाब में कहा, कहती थी कि यह आजकल बेकार है, फिरोजपुर से आया है, काम की तलाश में है। शेर खान बड़ी तशवीश के साथ इन लोगों की ये मुकालमे सुन रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि इसके मुसलमान होने का राज शायद खुलने वाला है। चुनांचे वो बीच में ही बोल पड़ा, मैं पाकिस्तान में कई बार वारदातें कर चुका था। गोबिंदी ने बताया कि एक पार्टी पाकिस्तान जा रही है, तो मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। मैं नेक नियति के साथ भारत माता की सेवा करने आया था, बस लालच में आ गया। पाकिस्तान के एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, अपने साथियों का खुफिया ठिकाना बता दो। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भारतीय सफारतकार किसी सोच में था। इसने जैसे शेर खान के जुमले नहीं सुने थे, भूषण से कहने लगा, भूषण, मुझे एक शक पड़ गया है। कौन सा शक? भूषण ने पूछा। भारतीय सफारतकार ने कहा, मुझे ये लगता है कि ये शख्स असल में कश्मीरी मुजाहिद है और मुसलमान है। ये सुनकर सुभाष और भूषण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शेर खान को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि इसका खेल ख़त्म हो गया है, मगर वो आखिरी वक्त तक जद्दोजहद करना चाहता था। इसने कहा, नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। मेरे पिताजी का नाम दयाशंकर है, मेरी माताजी का नाम बागेश्वरी बाई है। मगर इन तीनों भारतीय दहशतगर्दों ने शेर खान की बात पर कोई ध्यान न दिया। भूषण बोला, अगर ऐसी बात है तो ये शक अभी दूर किया जा सकता है। इसकी पतलून खोल कर देख लेते हैं। शेर खान अब कुछ नहीं कर सकता था, खेल वाकई ख़त्म हो गया था। ये सबको पता लग गया कि शेर खान मुसलमान है और कुंदन बनकर अब तक इन्हें बेवकूफ़ बनाता रहा है। इस राज के खुल जाने के बाद भूषण ने भारतीय सफारतकार से कहा, मेरा ख्याल है अब हमें इसे कत्ल करने में देर नहीं करनी चाहिए। ये हमारा सबसे ख़तरनाक दुश्मन है। भारतीय सफारतकार सुभाष और भूषण को दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा, अब हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इससे भारत में मौजूद पाकिस्तानी कमांडोज के बारे में बड़ी कारामद मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये बात तो है, सुभाष ने कहा। भूषण बोला, हमें अभी इससे पूछगछ शुरू कर देनी चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करना चाहिए, ये सब कुछ बता देगा। सफारतकार ने कहा, हम अपने सफारत खाने में ऐसा नहीं कर सकते और हमारे पास इस किस्म के जासूसों पर तशद्दुद करने का पूरा साजो सामान भी नहीं है। फिर इसका क्या करें? हम पाकिस्तान में हैं, ये यहाँ से फरार हो सकता है क्योंकि इसे मालूम हो गया है कि इसका भेद फाश हो गया है। भारतीय सफारतकार बोला, हम इसे जालंधर पुलिस के हवाले कर देंगे, वो लोग इससे एक एक बात मालूम कर लेंगे। इसके पास टॉर्चर का जदीद सामान है और इनके पास बड़े तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। सुभाष ने कहा, लेकिन हम इसे बॉर्डर के पार कैसे ले जाएंगे? सफारतकार कहने लगा, इसकी तुम फिक्र न करो। हमारी सफारती थैले की बंद गाड़ी हफ्ते में एक बार बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाती है। इस तरह इंडिया से हर हफ्ते पाकिस्तानी सफारत खाने की सफारती थैले वाली गाड़ी भारत से पाकिस्तान आती है। इन गाड़ियों की बॉर्डर पर चेकिंग नहीं की जाती। सफारती क़वाइदो ज़वाबित के मुताबिक इन गाड़ियों को चेक करने की इजाज़त नहीं है। हम इस पाकिस्तानी जासूस को इस गाड़ी में बेहोश करके डाल देंगे और भारत पहुंचा देंगे। भूषण ने कहा, हम लोग भी इसी गाड़ी से भारत चले जाएंगे। सफारतकार बोला, तुम्हें साथ ही जाना होगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। उन्होंने कमला को भी इसी कमरे में बुला लिया और इसे सब कुछ बता दिया कि कुंदन असल में पाकिस्तानी कमांडो है
जो हिंदू दहशतगर्द बनकर अब तक इनकी आंखों में धूल झोंकता रहा है। कमला कहने लगी, मुझे एक बार इस पर यह शक हुआ था, मगर फिर मैंने सोचा कि गोविंदी बड़ी चालाक औरत है, वो धोखा नहीं खा सकती। भूषण बोला, लेकिन इस पाकिस्तानी जासूस ने इसे भी उल्लू बना दिया। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि आखिर इसका बांडा फूट गया और एक बड़ा अहम पाकिस्तानी जासूस जिंदा हालत में हमारे हाथ लग गया। उन्होंने कमला को भी बता दिया कि इस पाकिस्तानी कमांडो जासूस को भारतीय सफारत खाने की गाड़ी में भारत ले जाया जाएगा। शेर खान दूसरे कमरे में पड़ा था। इसे कुछ पता न चल सका कि दूसरे कमरे में वो लोग आपस में क्या मशवरा कर रहे हैं। ये शेर खान अच्छी तरह जानता था कि इसका राज खुल चुका है कि अब ये लोग इसे एकदम शूट नहीं करेंगे, बल्कि अजियतें दे देकर इससे हर किस्म की पूछगिछ करेंगे, और अगर शेर खान ने इन्हें कुछ न बताया तो फिर इसे ज़रूर कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचा शेर खान के सामने अब एक ही मसला था कि इन लोगों के चंगुल से कैसे फरार हुआ जाए। शेर खान को एक दूसरे कमरे में बंद किया गया था। जब रात हो गई तो इसे भारतीय सफारत खाने की एक बंद गाड़ी में बेहोशी का टीका लगाकर डाल दिया गया। इस गाड़ी पर भारत का तिरंगा झंडा लगा हुआ था। इसमें भूषण और कमला भी बैठे हुए थे। भारतीय सफारतकार ने भूषण से कहा, यहाँ से सीधा जलंधर CIA के हेडक्वार्टर में जाना, वहाँ अमर सिंह DSP है। मैंने वायरलेस पर इसे सब कुछ बता दिया है, वो तुम लोगों का इंतजार कर रहा होगा। पाकिस्तानी जासूस को इसके हवाले करने के बाद तुम भी हेडक्वार्टर में ही रहोगे। मैं कल किसी वक्त तुमसे आकर मिलूं। इसके बाद सफारती गाड़ी इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर की जानिब रवाना हो गई। गाड़ी इस्लामाबाद से रात के 8 बजे रवाना हुई और रात का 1 बज रहा था जब वो वाघा बॉर्डर पर पहुंच गई। चूंकि ये सफारती गाड़ी थी और इस पर भारत का परचम लहरा रहा था, इसलिए इसकी चेकिंग न हुई और गाड़ी बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सरजमीन में दाखिल हो गई। शेर खान गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ा हुआ था। इसको बेहोशी का जो इंजेक्शन लगाया गया था, इसका असर काफ़ी हद तक ज़ायल हो चुका था और इसके जिस्म की तवानाई बहाल होने लगी थी। शेर खान सोचने लगा कि इसे गाड़ी में डालकर कहाँ ले जाया जा रहा है। गाड़ी जब गुजरांवाला के करीब पहुंची तो शेर खान को होश आने लगा था। चुनांचे वो यही समझ रहा था कि गाड़ी अभी इस्लामाबाद के इलाके में ही है। जब गाड़ी अमृतसर से पहले 6 हटा के गुरुद्वारे के करीब से गुजरी तो शेर खान के कानों में शुबत कीर्तन की आवाज़ आई। वो बड़ा हैरान हुआ कि अगर गाड़ी अभी पोटोहार के इलाके में ही है तो फिर ये गुरुद्वारे में शुबत कीर्तन गाने की आवाज़ कहाँ से आ गई है। गाड़ी में डालने से पहले इसके दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए गए थे। शेर खान समझ गया कि ये भारतीय दहशतगर्द इसे अपने किसी खुफिया ठिकाने पर पूछगछ के लिए ले जा रहे हैं जो पोटोहार की पहाड़ियों में किसी जगह पर है। शेर खान ने अपने हाथ रस्सी से आज़ाद करने की कोशिश कर दी। ये काम एक ख़ास टेक्निक से किया जाता है और इसकी हर कमांडो और जासूस को तरबियत दी जाती है। सफारती गाड़ी अमृतसर शहर से गुजरकर अब जलंधर की तरफ जा रही थी। काफ़ी कोशिश के बाद शेर खान ने अपने दोनों हाथों पर बंधी हुई रस्सी को इतना ढीला कर दिया कि वो जब चाहे इसमें से अपने हाथ बाहर निकाल सकता था। गुरुद्वारे से आने वाली शुबत कीर्तन की आवाज़ अभी तक शेर खान की समझ में नहीं आई थी। जहाँ तक शेर खान को याद था, पोटोहार के इलाके में ऐसा कोई गुरुद्वारा नहीं था जहाँ रात के वक्त शुबत कीर्तन होता है। एक जगह पर गाड़ी की स्पीड हल्की होने लगी, फिर वो रुक गई। इसे भूषण की आवाज़ सुनाई दी। वो ड्राइवर से कह रहा था, यहाँ हम चाय पियेंगे, तुम गाड़ी में ही रहना। फिर शेर खान को एक औरत की आवाज़ आई, पाकिस्तानी जासूस को देखो, वो बेहोश ही है ना, कहीं से होश तो नहीं आ गया। शेर खान ने फ़ौरन इस आवाज़ को पहचान लिया। ये कमला की आवाज़ थी। भूषण ने कहा, होश में आ गया तो हम इसे दूसरा इंजेक्शन लगा देंगे और फिर अब हम हेडक्वार्टर पहुंचने ही वाले हैं, वैसे मैं चेक कर लेता हूं। शेर खान ने यह सुना तो आंखें बंद कर ली। भूषण गाड़ी की पिछली सीट की तरफ गया। इसने कपड़ा हटाकर शेर खान को टॉर्च रोशन करके गौर से देखा, फिर कपड़ा इसके मुंह पर दोबारा डाल दिया और कमला से कहा, बेहोश ही है। भूषण ने ड्राइवर से कहा, ये बड़ा खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है, पिस्तौल तुम्हारे पास ही है ना? हाँ। ड्राइवर ने यह कहकर भूषण को अपना भरा हुआ जर्मन पिस्तौल दिखाया। कमला ने कहा, हम सामने वाले खोखे के बाहर बैठकर चाय पीते हैं, तुम्हारे लिए चाय गाड़ी में आ जाएगी, होशियार होकर बैठना। ठीक है मैडम, ड्राइवर ने कहा और पिस्तौल हाथ में लेकर शेर खान की सीट के पास ही बैठ गया। शेर खान के दिमाग ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। ये लोग इसे किसी हेडक्वार्टर में ले जा रहे थे और भूषण ने कहा था कि हेडक्वार्टर अब ज़्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब था कि शेर खान को जो कुछ करना था अभी करना था। शायद यह स्टॉप इसके लिए आखिरी मौका था। शेर खान के चेहरे पर चादर नहीं थी, वो देख सकता था। बंद गाड़ी के अंदर बड़ी फीकी सी रोशनी आ रही थी। ये सड़क की दूसरी जानिब किसी बल्ब की रोशनी थी। थोड़ी देर बाद इंडियन फिल्मी गाने की आवाज़ आने लगी। चाय के खोखा रेस्टोरेंट में टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया गया। शेर खान सोचने लगा कि अगर वो पोटोहार के इलाके में ही है तो यहाँ इंडियन फिल्मी गाने चाय के रेस्टोरेंटों में नहीं बजाए जाते, फिर ये मामा क्या है। लेकिन इस वक्त इसकी सारी तवज्जो इस मौके से फ़ायदा उठाने और वहाँ से फरार होने की तरफ थी। इसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर देखा कि ड्राइवर इसके साथ वाली सीट पर इस तरह बैठा था कि इसकी नज़रें हम वक्त शेर खान पर पड़ती रहीं। पिस्तौल इसके हाथ में था और पिस्तौल का रुख नीचे की तरफ था। चूँकि ड्राइवर को मालूम था कि पाकिस्तानी जासूस इंजेक्शन के ज़ेरे असर बेहोश पड़ा है, इसलिए कुदरती तौर पर वो शेर खान की तरफ से इतना चौकस नहीं था और गाड़ी का शीशा ज़रा सा नीचे उतार कर बाहर देख रहा।
बाहर से भारतीय फिल्मी गाने की ऊंची आवाज़ रही थी। इतने में गाड़ी पर किसी ने ठक ठक की, फिर किसी की आवाज़ आई, चाय महाराज जी। महाराज का नाम सुनकर अचानक शेर खान चौंक पड़ा। इसने सोचा कहीं इसे इंडिया में तो नहीं ले आया गया। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा ज़रा सा खोलकर बाहर खड़े लड़के के हाथ से चाय का गिलास पकड़ लिया और दरवाज़ा बंद करके चाय पीने लगा। शेर खान ने फ़ौरन अचानक कमांडो अटैक करने की हिकमत अमली पर गौर करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही जाविया ऐसा था जिस तरफ से वो इस ड्राइवर को इस तरह दबोच सकता था कि इसकी आवाज़ तक न निकल सके और इसे पिस्तौल चलाने की भी मोहलत न मिल सके। शेर खान ने चादर के अंदर ही अंदर अपने दोनों हाथ रस्सी से बाहर निकाल लिए। सफारत खाने की गाड़ी का ड्राइवर फूंके मार मार कर चाय पी रहा था। शायद चाय बहुत गर्म थी, फिर इसने चाय का गिलास नीचे रख दिया। शेर खान नीम व आंखों से इसे देख रहा था। ड्राइवर ने गिलास नीचे रखने के बाद पिस्तौल भी अपने पास ही सीट पर रख दिया और जेब से रुमाल निकालकर गिलास को दोबारा पकड़ा और चाय के हल्के हल्के घूंट पड़ने लगा। गिलास के गिर्द रुमाल लपेटकर इसने दोनों हाथों से थाम रखा था। शेर खान के लिए यही एक मौका था जब इसे अपनी महारत और ट्रेनिंग के कमाल को आजमाना था। फिर एक बिजली सी जैसे चमक गई हो। ये सब कुछ एक लम्हे में हो गया। एक ही लम्हे में शेर खान सीट पर से उठा और इसी एक लम्हे में जिस तरह भूखा चीता अपने शिकार पर झपटता है, इसी तरह वो ड्राइवर पर झपटा और दोनों हाथों से इसका गला दबोच लिया। दोनों अपनी अपनी सीट पर से नीचे गिर पड़े, मगर शेर खान ने ड्राइवर का गला न छोड़ा। इसकी गिरफ्त आईनी शिकंजे की गिरफ्त थी। ड्राइवर एक आम आदमी था, फिर इस पर अचानक हमला किया गया था और हमला भी एक तरबियत याफ्ता जबरदस्त कमांडो ने किया था। वो बेचारा कैसे बच सकता था? इसकी हलक से गरगराहट की आवाज़ भी ना निकल सकी और तड़पने लगा। शेर खान को मालूम था कि अगर इसने अपनी गिरफ्त के शिकंजे को जरा सा भी ढीला किया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसके जिस्म की सारी ताकत इसके दोनों हाथों के मजबूत शिकंजे में आ गई थी। कोई कितनी देर तक सांस रोक सकता था? ड्राइवर का जिस्म ढीला पड़ने लगा। इसके साथ ही शेर खान ने इसकी गर्दन को जोर से 3 झटके दिए। इन झटकों ने ड्राइवर की गर्दन की हड्डी को 2 जगहों से तोड़ दिया। इसके बाद वो बेजान हो गया। बाहर से इंडियन फिल्मी गानों की आवाज़ इसी तरह आ रही थी। शेर खान ने गाड़ी की दूसरी तरफ वाला दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और नीचे सड़क पर उतर गया। सड़क पर अंधेरा था। सड़क पर उतरते ही वो झुककर दरख्तों की तरफ दौड़ता चला गया। चंद लम्हों के बाद इसे रात की तारीकी ने अपनी स्याह चादर में छुपा लिया। इस वक्त भूषण और कमला सड़क की दूसरी जानिब होटल के खोखे के बाहर कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने चंद एक कचौरियाँ भी गर्म करवा ली थी और मज़े से कचौरियाँ भी खा रहे थे। इन्हें बिल्कुल खबर ना हो सके कि गाड़ी के अंदर इनके ड्राइवर की लाश पड़ी है और शेर खान फरार हो चुका है। सरकारी कार वाले ग्राहकों की वजह से होटल वाला छांट छांट कर फिल्मी गाने बजा रहा था। चाय पी चुकने के बाद भूषण ने बिल अदा किया और होटल वाले से कहा, भैया गाड़ी में से खाली गिलास मंगवा लो। ये सुनते ही होटल का लड़का दौड़कर सफारत खाने की बंद गाड़ी की तरफ गया और ठक ठक करके बोला, महाराज खाली गिलास दे दो। अंदर से कोई जवाब न आया। इस वक्त तक कमला और भूषण गाड़ी के पास आ गए थे। भूषण ने लड़के से कहा, क्या बात है? लड़के ने कहा, महाराज अंदर से कोई बोल नहीं रहा। भूषण और कमला एकदम चौंक से गए। भूषण ने लपक कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो देखा कि ड्राइवर दोनों सीटों के दरमियान बेजान पड़ा था और पाकिस्तानी जासूस गायब था। इसने घबरा कर कमला से कहा, जल्दी से गाड़ी में बैठो, वो फरार हो गया है। कमला ने जल्दी से अगली सीट पर अपने आप को गिरा दिया। भूषण ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर आगे की तरफ निकल गया। सड़क दूर तक खाली पड़ी थी। सड़क पर दोनों जानिब खंभों पर बिजली के बल्ब रोशन थे। ये जीटी रोड थी। कुछ दूर जाने के बाद भूषण ने गाड़ी को ब्रेक लगा दी, फिर तेजी से इसे वापस मोड़ा और गुस्से में बोला, ये सब कैसे हो गया? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कमला ने कहा, वो यहीं कहीं खेतों में ही होगा। हमें गाड़ी छोड़कर खेतों में इसे तलाश करना चाहिए। भूषण गाड़ी को सड़क के किनारे ले आया, ब्रेक लगाई, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, जेब से भरा हुआ पिस्तौल निकाला और कमला से कहा, ड्राइवर का पिस्तौल सीट पर पड़ा है, इसे फौरन उठा लो। कमला ने लपक कर पिछली सीट के नीचे गिरा हुआ ड्राइवर की लाश के पास पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया। दोनों अंधेरे में खेतों में घुस गए। दूर दूर तक अंधेरे में खेत ही खेत थे। भूषण तेज दौड़ रहा था। कमला भी इसके पीछे 2 खेतों के दरमियान मुंडेर पर दौड़ रही थी। ये सब्जियों तरकारियों के खेत थे जिनके पौधे जमीन पर बमुश्किल 1 फीट ही ऊंचे थे। तारों की रोशनी में खेत दूर तक खाली खाली से थे। दूसरे खेत की मुंडेर पर पहुंचकर वो रुक गए। भूषण ने कहा, वो कहाँ जा सकता है? कमला ने कहा, वो 5-6 मिनट पहले ड्राइवर को कत्ल करके निकला होगा। इतनी देर में ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। ज़रूर यहीं किसी खेत में छुपा हुआ होगा। इसके पास असला नहीं है। हम आसानी से इसे जख्मी करके काबू कर सकते हैं। भूषण सख्त परेशानी के आलम में था। शेर खान को हर हालत में पकड़ना ज़रूरी था, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों दीवानवार सब्जियों के खेतों में इधर उधर दौड़ने लगे। जब शेर खान का कोई सुराग न मिला तो भूषण ने हाँफते हुए कहा, जल्दी से गाड़ी की तरफ चलो, हम और पीछे जाकर इसे तलाश करते हैं।
हो सकता है वो अमृतसर की तरफ भाग गया। दोनों फौरन इस तरफ को दौड़े जहाँ सड़क पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी। अभी वो खेतों में ही थे कि इन्हें गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। भूषण ने चीख कर कहा, वो हमारी गाड़ी लेकर फरार हो रहा है, और भूषण ने सड़क की दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन इसी दौरान शेर खान गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल चुका था। कमला और भूषण सड़क पर खड़े अपनी गाड़ी की दूर होती सुर्ख बत्ती को शदीद गुस्से और मायूसी की हालत में ही देख रहे थे। शेर खान इनके हाथ से निकल गया था। कमला ने कहा, वो हमारे सफारत खाने की गाड़ी में है, हमें फ़ौरन किसी जगह से जालंधर पुलिस स्टेशन फ़ोन करना चाहिए। भूषण ने सर हिलाते हुए कहा, यहाँ फ़ोन कहाँ से करेंगे? कमला बोली, करतारपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पुलिस की चौकी है, हमें किसी ट्रक वगैरह से लिफ्ट लेकर करतारपुर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। भूषण ने इंतहाई मायूसी के साथ कहा, अब यही हो सकता है, और वो सड़क के किनारे खड़े होकर पीछे की तरफ देखने लगे। मगर पीछे भी सड़क दूर दूर तक खाली पड़ी थी, किसी ट्रक वगैरह की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ शेर खान भारतीय सफारत खाने की गाड़ी लेकर सड़क पर बहुत दूर निकल चुका था। वो इतना अहमक नहीं था कि इसे ये मालूम न होता कि वो भारत के सफारत खाने की गाड़ी में जा रहा है। वो किसी भी जगह सड़क पर चेकिंग के दौरान बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता था। अगरचे इसने ड्राइवर की लाश खेतों में फेंक दी थी और गाड़ी के बोनेट पर लगा हुआ भारत का परचम भी उतार दिया था। इसके बावजूद गाड़ी की प्लेट भारतीय सफारत खाने की थी। वो शेर खान के पास कोई लाइसेंस या शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। वो सिर्फ भूषण और कमला की पहुंच से ज़्यादा दूर निकल कर किसी ऐसी जगह पहुंचकर गाड़ी को छोड़ देना चाहता था जहां से वो इस इलाके से किसी दूसरी जानिब को ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके। इतना इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो भारत की सरजमीन पर बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, और पीछे जो शहर आया था और जहाँ से इसे गुरुद्वारे में शुभद कीर्तन की आवाज़ आई थी वो अमृतसर शहर ही था। इसके बाद बड़ा शहर जालंधर था। शेर खान भूल कर भी सफारत खाने की गाड़ी को जालंधर ले जाने की गलती नहीं कर सकता था। गाड़ी खाली सड़क पर पूरी रफ्तार से जा रही थी। सड़क पर कुछ दूर जाने के बाद एक रेलवे क्रॉसिंग आ गई। वहाँ फाटक नहीं था, पीछे से रेलगाड़ी के इंजन की आवाज़ रही थी। शेर खान ने रेलवे क्रॉसिंग के करीब आकर गाड़ी खड़ी कर दी और इसकी बत्तियां बुझा दी। ट्रेन गुजरने लगी। ये कोई मुसाफिर ट्रेन थी। डब्बों में रोशनी हो रही थी। ट्रेन की रफ्तार बहुत हल्की थी, ऐसे लग रहा था जैसे आगे जाकर खड़ी हो जाएगी। जब ट्रेन गुजर गई तो शेर खान गाड़ी की बत्तियां रोशन किए बगैर इसे रेलवे क्रॉसिंग की दूसरी तरफ ले आए। इसने देखा कि ट्रेन वाकई आगे जाकर खड़ी हो गई थी। अचानक शेर खान के जहन में ख्याल आ गया। रेलवे लाइन के दोनों जानिब कच्चा रास्ता था। शेर खान गाड़ी को कच्चे रास्ते पर ले आए। रेलगाड़ी का इंजन बार बार विसल दे रहा था। आगे किसी स्टेशन का सिग्नल डाउन नहीं था। शेर खान ने गाड़ी खड़ी कर दी। दूर कुछ फासले पर सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आ रही थी। शेर खान ने गाड़ी में से उतरने से पहले इसकी डैशबोर्ड को खोलकर देखा तो अंदर एक लिफाफा पड़ा था। इसने लिफाफे को खोला। अंधेरे में इसे करेंसी नोट नजर आए। इसने जल्दी से लिफाफा जेब में रखा और गाड़ी से निकलकर तेज कदमों से ट्रेन की तरफ चल पड़ा। ट्रेन के आखिरी डब्बे की सुर्ख बत्ती रोशन थी। इसने देखा कि आखिरी डब्बे में से एक आदमी नीचे उतरा। इसके हाथ में लालटेन थी। ये ट्रेन का गार्ड था। शेर खान ट्रेन की दूसरी तरफ हो गया और एक डब्बे के पायदान पर पांव रखकर ऊपर चढ़ गया। ये 3rd क्लास का डब्बा था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। तकरीबन सभी मुसाफिर सो रहे थे। शेर खान दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठ गया। इतने में सिग्नल डाउन हो गया। इंजन ने विसल दिया। गार्ड ने 2-1 बार सीटी बजाई और ट्रेन चल पड़ी। शेर खान का ख्याल था कि आगे जो स्टेशन है ट्रेन वहाँ रुकेगी, मगर ये कोई छोटा स्टेशन था। ट्रेन इसे छोड़ती हुई गुजर गई। इसके बाद ट्रेन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती गई और फिर वो पूरी रफ्तार से जा रही थी। शेर खान ने डब्बे के मुसाफिरों का बगौर जायजा लिया। एक मुसाफिर को छोड़कर सभी मुसाफिर सो रहे थे। ये मुसाफिर कोने वाली सीट पर बैठा था और ऊँग रहा था। थोड़ी देर ऊँगता और फिर आंखें खोल कर देखने लगता। शेर खान लैट्रीन में घुस गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।